तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, यूनसुंग उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के बाद वहीं पे बेहोश हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में इंटेंसिव केयर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यूनसुंग बेड में लेटा हुआ होता है। हमें वहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम सेवा यून होता है, और हमें उसके बारे में बताया जाता है, जो कि बीजिंग यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल चीगोंग मेडिसिन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर होता है, और साथ ही में टेंस के मेडिकल रिसर्च का जनरल मैनेजर भी होता है, और ये शियो का अंकल भी होता है। हमें वहाँ पर शियो को दिखाई जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, अरे मेरे प्यारी भतीजे, तुम्हें देखे हुए तो काफी लंबा वक्त हो गया। शियो बोलती है, हाँ आप कैसे हैं अंकल, और वो अब कैसा है। उसका अंकल बताता है, वो अब जितना दिखता है उससे ज्यादा बेहतर है। खैर सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार उसका कंडीशन सीरियस क्यों नहीं है। शियो पूछती है, आपके कहने का क्या मतलब है। उसका अंकल बताता है, वो पूरी तरीके से गड़बड़ है। मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो रिचर्ड टिकरी को हंट करने में कैसे कामयाब रहा। खास तौर पर उसके कान के नसें खराब हो चुका है। कितना खतरनाक विल पावर। उसके बॉडी को जो भी डैमेज हो रहा है वो उसे आसानी से सह पा रहा है। शियो बोलती है, वो एक मॉन्स्टर है। उसका अंकल बोलता है, नहीं वो एक हीरो है। शियो अपना दांत पीसते हुए बोलती है, हीरो। उसका अंकल बताता है, वो एक ऐसा हंटर है जिसने डेडली 4 में से एक का हंट किया। शियो बोलती है, रुकिए, ऐसा कुछ करना नामुमकिन भी नहीं है। भले ही इसे एक मास्टर ना कर पाए, लेकिन इलाइट 10 में से कोई एक तो इसे आसानी से कर सकता है। और तभी उसे एहसास हो जाती है कि ऐसा करना उसके लिए तो नामुमकिन है। उसका अंकल बोलता है, बिल्कुल सही। अगर इलाइट 10 में से कोई होता तो फिर इस काम को वो जरूर पूरा कर लेता। वो एक इलाइट 10 के बराबर है। अगर ये खबर पब्लिक हो गया तो फिर हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान हो जाएगा। जब वो लड़का शंघाई आया था तब मास्टर ने क्या बताया था जानते हो। हमें मास्टर जिन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, तुम लोगों को पता है कि मैंने आखिरकार उस बास्टेट को चाइना क्यों आने दिया। मैंने सिर्फ शंघाई के ऊपर एक टाइम बॉम्ब गिराया। इस बात को सुनकर शियो हैरानी के साथ बोलती है, टाइम बॉम्ब। उसका अंकल बताता है, हाँ मैंने सुना है कि उस बच्चे ओ यूनसुंग को कोरिया में ऐसा ही कुछ कहा जाता था। तुम उसे एक इंस्पिरेशन फिगर कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यंग हंटर उस बच्चे से मोटिवेट हुआ है। शियो गुस्से के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलती है, असाधारण आदमी जो खुद को अपने स्किल से साबित करता है। और उसका अंकल उसको गुस्से में देखकर अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि वो अभी उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। वो अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है। फिर वो शियो को बोलता है, क्योंकि ये इस पर आ गया है तो तुम भी क्यों ना एक स्टेप आगे बढ़ाते हो। तुम्हें ऑलरेडी तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार मास्टर ने तुम्हें सहयोगी क्यों बनाया। अगर तुम्हें एक सक्सेसर के लिए दूर धकेल दिया गया है, शायद वो तुम्हारे ब्लड बाइल सर्कुलेशन सिंड्रोम के बारे में कुछ कर सकता है। इस बात को सुनकर शियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ बोलती है, अंकल रुक जाइए, अगर आप फिर से उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो फिर मैं आपके साथ और कभी बात नहीं करूंगी। ये बोलने के बाद शियो यहाँ से जाने लगती है और उसका अंकल उसको रोकते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि। तभी शियो उसके अंकल को रोकते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, आप अपने काम से काम रखिए। और फिर गुस्से के साथ घूरकर बोलती है, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसका अंकल भी थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ठीक है तो दोबारा जरूर मिलेंगे। उसके जाने के बाद उसका अंकल बोलता है, ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलो, एक खास अनोखा गुण जो अपने बदले दूसरों की तरक्की को बढ़ा सकता है। ये उस लड़की की स्पेशल टैलेंट है। शायद शियोयो आसानी से सक्सेसर के लिए एक कैंडिडेट बनने के लिए अपने फायदे के लिए उसके टैलेंट का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने उस फायदे के लिए इनकार कर दिया और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर वो बाकी कैंडिडेट की तरह चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो फेल हो गया। और उसके फेल होने के बाद एक कोरियन इंसान जो चाइना आया है उसके साथ रहने का ऑर्डर दिया गया। शियो गुस्से के साथ अपने मन में बोलती है, इस पॉइंट पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मास्टर मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दे, लेकिन मैं उस ऑर्डर को फॉलो कभी नहीं करूंगी। फिर वो गुस्से के साथ दीवार पे अपना हाथ मारते हुए बोलती है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, कोई ऐसी औरत नहीं जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके इस वरदान का मजा ले। ओ यूनसुंग, तुम्हारे स्किल और टैलेंट, मैं तुम्हारे इस टैलेंट से बहुत ही जेलस हूँ। इसके बाद हमें सीधा ही 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जब यूनसुंग होश में आता है तब वो अपने सामने शियो को देखता है, जो कि उसको बोलती है, तुम्हारे रिकवरी को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, अब तुम्हारा बॉडी कैसा है। यूनसुंग बोलता है, ये बहुत ही बेहतर है, अब मैं अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, क्या मुझे लगता है कि उसका एटीट्यूड थोड़ा बदल गया है। शियो यूनसुंग को बताते हैं, जब तुम बेहोश थे तब एक शौक पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। यूनसुंग पूछता है, शौक, आखिरकार कैसा शौक। शियो बताती है, डेडली 4 रिचर्ड टेकरी को अकेले
अकेले हंट करने का खबर पब्लिक कर दिया गया है। एक आदमी जिसने रिचर्ड टेकरी को अकेले ही हंट किया, सिर्फ शंघाई ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मेनलैंड ही तुम्हारा तारीफ कर रहा है। यूनसुंग बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, मेरे आइडेंटिटी को भी पब्लिक कर दिया गया है। शियो पूछती है, क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे नेशनलिटी को सीक्रेट रखेंगे क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट और तुम्हारे अचीवमेंट तुम्हारे लायक साबित होता है, इसीलिए अब हर कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा और यही चाइना के तरीके हैं। यूनसुंग स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, अच्छा ऐसा है, ये सारे चीजें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। शियो आगे बताती है, और तुम्हें जल्दी यहाँ पर कोई मिलने के लिए आएगी। यूनसुंग बोलती है, कोई मिलने के लिए आएगी, आखिरकार कौन? शियो बताती है, रेड ड्रैगन गिल्ड के सेकंड कमांडर यांग बियोन। तुमने उसके ड्यूल ब्लेड को इस्तेमाल किया था, है ना? बिना परमिशन के उसके प्रॉपर्टी को यूज करने की वजह से वो तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी मुद्दे उठा सकता है और इसीलिए चीजें थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। फिर शियो यहाँ से जाते हुए बोलते हैं, उसका सामना ना करना एक अलग तरीका है, लेकिन मिलने से इनकार करना बदतमीजी है। अगर वो तुम्हारे सामने इस मुद्दे को उठाता है तो फिर बेवकूफ बनने का दिखावा करना या फिर उसको इग्नोर करना। यूनसुंग बोलता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। शियो बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ से चलती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती हैं और उसके जाने के बाद यूनसुंग अपने आप में ही सोचते हुए बोलता है, पता नहीं है कि आखिरकार इन दिनों क्या हुआ होगा। वो पहले से बहुत ही ज्यादा पोलाइट थी, लेकिन क्या मुझे लगता है कि वो किसी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जिसके चलते वो अपने आप को इतना ज्यादा शांत रखने की कोशिश कर रही है। चलो ठीक है, अभी के लिए ये थोड़ा कंफर्टेबल है। और तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर यूनसुंग बोलता है, कम इन। हमें दिखाया जाती है कि वो मिस पियोन होती हैं और अभी उसे देखने में बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और वो यूनसुंग को देखकर ब्लश भी करने लगते हैं। यूनसुंग उसको बोलता है, वेलकम, और अपने मन में बोलता है, वो तो सच में मुझसे मिलने के लिए आ गई। फिर वो अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर को ऑन करने लगता है। दूसरी तरफ मिस बियोन अपने मोबाइल में कोरियन में लिखकर यूनसुंग को बताती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे कान में काफी दर्द हो रहा है। यूनसुंग उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और फिर उसको ट्रांसलेट करके बताता है, तुम्हारे कोरियन तो काफी अच्छा है। मिस बियोन बताती है, मैं लगातार 10 दिनों तक कोरियन पढ़ना और लिखना सीखा। जो सुनकर यूनसुंग हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, क्या उसने कोरियन की पढ़ाई की? लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? क्या चाइना में ट्रांसलेट ऐप को यूज करना रूड है? फिर यूनसुंग उसको ट्रांसलेट करके बताता है, तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे हथियार को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। ये पढ़कर मिस बियोन हैरान हो जाती हैं और यूनसुंग अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं है कि वो इसका जवाब कैसे देगी। मिस बियोन लिखकर बताती है, नहीं, दरअसल तो हम सबको बचाने के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ और है। क्या तुम मेरे साथ शादी को ध्यान में रखकर बाहर जाना पसंद करोगे? ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा शर्माने लगती हैं और इस बात को सुनकर यूनसुंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा है? और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।